नमस्कार सर, मैं परशुराम ढाका, पीआरडी मरुद्रा, राजस्थान। सभी दर्शकों को पीआरडी मरुद्रा को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। साथियों, हमने एक मुहिम चला रखी है, हर गांव में पुराना इतिहास लेने, हर गांव की पुरानी हिस्टोरी जान करके आप रे वास्ते साझा करके और बताने वास्ते। बूढ़ा बडेरा पुरानी इस गांव की हिस्टोरी हाल भी बता रहा है और वे भी गांव क्या चलाता और वर्तमान में गांव की क्या हालत, ये पूरी जानकारी लेकर आपको हम भरपूर बताने का प्रयास कर रहे हैं और निरंतर करते रहेंगे। आज हमारे साथ हम हरलैया आए हुए हैं और हमारे साथ है भिकाराम जी जानी, जो हरलैया के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे। साथियों, भिकाराम जी नून प्रणाम। गुरुदेव ने, विष्णु भगवान ने और सभी विष्णु गण ने। अच्छा भिकाराम जी, ये आज में हम हरलैया गांव पहुंचे हैं। पीआरडी मरुद्रा के जो हमारे दर्शक हैं उसको हरलैया गांव के इतिहास की पूरी जानकारी साझा करेंगे। तो अब आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं, ये हरलैया गांव का नाम कैसे पड़ा? हरलैया गांव का नाम, परशुराम जी आप पधारे, तो आप हरलैया गांव के साझा करने के लिए पधारे हो, तो हमें बहुत ही सौभाग्य है कि आप इस हरलई गांव का और हमारे नागरिक का परिचय लेने के लिए आए। तो बहुत ही खुशी, अति खुशी है। मैं आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अच्छा। कि हमारे एक दो हमारे समुदाय के लोग जो यहाँ हमारे इस मान लो योजना में जुड़े, तो उसका भी आपको मान लो धन्यवाद है कि मान लो आप कुछ एजुकेट के नाते और पधारे और ऐसी मान लो आगे योजना चलाते रहे। तो इससे हमें अति खुशी है कि हरलैया गांव में, जो हरलैया गांव का नाम है, जो हरुराम नाम का एक चौधरी था, तो उन्होंने, ये एक बड़ा कष्टकार था, तो उसके हरलैया गांव में नाम से उनका हरलई गांव, वो हरलई गांव नाम है जो मान लो पढ़ा, और उसने मान लो अपनी काबिलियत दिखाई उस टाइम में। सर्वप्रथम में उन्होंने, हरुराम जी ने एक नाडी खुदवाई, हरलाई नाडी, उसका पूरा ही मान लो तले का और पूरा वो तांबे से जड़ाव करके उन्होंने एक एक पैसा चंदा करके और उस हरलाई नाडी का पूरा तांबोलाई नाडी बनवाई। मतलब तांबे से तला पूरा बांध के और तांबोलाई नाडी बनवाई। अच्छा। अति पानी उसकी जरूरत थी उस टाइम में। प्राचीन काल में पानी की बहुत ही बड़ी समस्या थी, तो उस नाडी में 12 ही मास पानी रहते थे। और उसके बारे में अपना हरलाई गांव का क्या इतिहास रहा है, क्या खासियत रही है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। हरलाई में गांव में उस टाइम में जो जागीरदार लोग थे, राजपूत जाति के, रूपावत जाति के लोग थे उस टाइम में, प्राचीन टाइम में। उसके बाद में रूपावत कई साल रहे और विष्णु गोत्र बोला जाति के, और उसमें आपस में कोई कुछ विवादित हो गया। उस विवाद में बोला जाति की एक महासती हुई उस बेटे के लाए पीछे, और उस सती ने उस बोले भाई उद्धव रूपावत जाति के लोगों को वहां से अपना श्राप दे दिया कि आप यहाँ से वंशवाद नहीं रहोगे। अच्छा। जब वो लोग जो ठाकुर लोग थे वो यहाँ से पलायन करके चले गए। अच्छा। और जानी वंशवाद जो विष्णु गोत्र के थे वो परंपरा अपने खेत में ही निवास करते रहे। मतलब खेत में ही रहे और खेत में ही पैतृक निवास था उनका। इसलिए फिर बाद में कई साल और बाद में राजा महाराजाओं के निर्देश अनुसार केलन राजपूत थे, उन्होंने कई बार और उस लाटा और इस गांव का जो भाई वो था वो मुआवजा लिया। फिर बाद में वो अपनी मन मर्जी से यहाँ से प्लान करके चले गए। फिर बाद में हरलई गांव खाली हो गया, बिकमकोर कोटड़ी के अधीन हो गया। अच्छा, बिकमकोर कोटड़ी के अधीन हो गया। फिर बिकमकोर ठाकुर ने यहाँ कई बार लाटे लिए और किसानों से अपना हक लिया। फिर बाद में चारण जाति के वहाँ बिकमकोर में आके एक शंकरदान जी
कवि के रूप में आके वहाँ मान लो निवास उस ठाकुर लोगों के जो वंश अपने हरिजस के रूप में वहाँ करते थे, और उन ठाकुरों को अपनी मनोरंजन और भगवान की भावनाओं की कलाएं वो सुनाते थे। इसलिए उनको उस कोर्ट के अंदर ही उनको मान लो रहने का आदेश मिल गया। जोधपुर नरेश के कोर्ट का आदेश मिला कि भाई उस शंकरदान जी को गांव दिया जाए। तो शंकरदान जी अविवाहित थे। अच्छा। उन्हें बिकमकोट ठाकुर साहब ने बदौड़ा गांव में उनका विवाह का संबंध किया और फिर विवाह किया। विवाह करने के बाद में जो शंकरदान जी की पत्नी थी, उन्होंने अपना सिर मोड़ था, वो विवाह के एक बंधक था, उन्होंने खोला नहीं कि हमें जगह चाहिए। अच्छा। तो उस शर्त के अंदर बिकमकोट ठाकुर साहब ने हरलई गांव उनको शंकरदान जी को दिया गया, सुपुर्द कर दिया। सुपुर्द कर दिया। जिस टाइम में बाकी जाते थी वो पहले प्लान कर चुकी थी, केवल एक विष्णुई गोत्र के जानी जात के ही लोग रहे और कुछ महाजनों के घर थे, वो भी मान लो यहाँ से आउट ऑफ महाराष्ट्र वगैरह चले गए। मुसलमान जाति के दल जात के थे उन्होंने, और विष्णुई गोत्र के जानी जात के लोगों ने एक कुआं खुदवाया। अच्छा। उस कुएं से इस हरलई का पीने का, गर्मी की ऋतु में पानी की व्यवस्था की। नाड़ी तालाब थे वो भर जाते थे, परंतु लंबी गर्मी के कारण वो सूख जाते थे। जो उस कुएं के अंदर से खोद के और 60 फुट गहराई से उन्होंने पानी की व्यवस्था करवाई। जो वो जानी जात के गोत्र के और दल जात के मुसलमान थे, उन्होंने कुआं खोद के और वो हरलई गांव को पानी की व्यवस्था करवाई थी। फिर बाद में शंकरदान जी को गांव मिला। शंकरदान जी और उनके 4 भाई थे, चारों भाई का आपस में इस गांव के बारे में लेने में कुछ असमर्थक हुए, आपस में नाराजगी जताई। उस टाइम में चारों भाइयों को जोधपुर महाराजा से निर्देश मिला कि चारों को बराबर बंट किया जाए। जब 4 धड़ों में इस गांव को दिया, कोई एक ठाकुर नहीं थे, चारों ही मान लो जागीरदार थे इस गांव के। 4 ठाकर ही जागीरदार थे? नहीं, चारण जाति के ठाकुर। चारण जाति के ठाकुर बने। उसके बाद में कई साल चारणों ने इस गांव का हक और मान लो किसान का जो दर्जा दिया, और फिर बाद में लोकतंत्र बहाल हो गया। उस लोकतंत्र में उनकी जो जागीरदारी थी वो जब्त हो गई। अच्छा। और किसान लोग थे वो आके मानो यहाँ निवास करने लगे, और भी जो खाली जगह थी जाट जाति के लोग आए, सुतार जाति के लोग आए, नाई जाति के लोग आए, लोहार जाति के लोग आए, और मुसलमान जुनेजा जाति के लोग भी आए, और मेघवाल SC जाति के लोग भी आके यहाँ निवास करने आवश्यकता अनुसार वो सारी जातें वहाँ आबाद हो गई। अच्छा। और फिर बाद में इस गांव का सुचारू चलते रहा, लोकतंत्र बहाल हो गया। उसके बाद में सर्वप्रथम में इस गांव के अंदर से एक जोधपुर फलोदी तक एक रेल लाइन बिछाई गई। उस लाइन के अंदर से हरलई का कुछ हिस्सा लाइन से पश्चिम साइड में ज्यादा रह गया, गांव पश्चिम साइड में रह गया, और कुछ हिस्सा क्षेत्रफल है जो को मान लो उत्तर साइड में रह गया। एक वार्ड का करीबन उत्तर साइड में रह गया, एक धड़े का। अच्छा। 3 धड़े शेष थे, तो वो पश्चिमी साइड में रह गए, और एक साइड का धड़ा था वो उत्तर साइड में और पूर्व साइड में निवास करते रहे। उसके बाद में हरलई गांव के अंदर जब प्रजातंत्र हुआ, पंचायती राज बना। अच्छा। पंचायती राज में सर्वप्रथम हम सामरऊ ग्राम पंचायत के अधीन ओपन में मतदान करवा के, और मान लो एक भागचंद राम जी काकड़ सरपंच चुने गए थे सामरऊ गांव के। सामरऊ गांव के। अच्छा। जब ये रेल लाइन सामरऊ से पहले स्वीकृति थी, तो उन ठाकुर साहब ने सामरऊ ने कहा कि भाई डाकू वगैरह आ जाए तो हरलई के अंदर से ही उसको सीधी निकाली जाए। जब उन्होंने सीधी निकाल के और एक धर्मशाला की अपने बहन के नाम से धर्मशाला बनवाई, और छोटा स्टेशन और उन बाउंड्री पूरी बना के और वो समर्पित की भी हरलई गांव की जनता को। धर्मशाला आज भी मौजूद है, वो हेम कंवर के नाम की धर्मशाला स्टेशन। हाँ,
रेलवे स्टेशन के पास में है। और फिर बाद में रेलवे विभाग ने अपना स्टेशन बनवाया, बस स्टैंड बना। तो बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन का नाम शामराव ही रहा कई सालों तक। फिर हरलया कैसे हुआ ये? हरलया तत्काल में पिछले काल में वसुंधरा सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार थी। उन्होंने हरलई गांव के लोगों ने आवेदन किया कि भाई हम अभी तक गुलाम है, हमारे गांव का दर्जा नहीं है। जब ही हमारे वर्तमान में भैराराम जी एमएलए थे, उन्होंने इस पुकार को सुना और पार्लियामेंट में और लोकसभा में इसकी मान लो पुकार रखी। तो उसके नाम से स्वीकृति मिली, हमारे जनता का हक मिला, उन्होंने दिलवाया। हरलई रेलवे स्टेशन का नाम भी दिलवाया और हरलई मान लो बस स्टैंड का भी नाम, जो पंत निगम है उसमें भी मान लो हरलई का दर्जा मिला। चलो भिखाराम जी, एक आप मैंने बात पूछना चाहूंगे, जैसे हरलया गांव के हिस्टोरी के बारे में आपने बता दिए जी सर। अब तो उस वक्त अपने यहाँ देव स्थान के बारे में थोड़ी सी जानकारी दो। हाँ, देव स्थान में प्राचीन देव स्थल केवल एक हरलई गांव में ठाकुर जी का मंदिर था, एक सत्या की मान लो बोला की माँ सती का मान लो मंदिर था, एक हरलई गोत्र में जानी जात के निवास करते थे। उत्तर साइड में धड़ा नंबर 4 में चौथे धड़े में उसमें मान लो माँ सती दादी का मंदिर था, चबूतरा था, उसमें पूजा करते थे। और अभी बाद में करणी जी का चारण जाति वंशवाद ठाकुर बने, जिस टाइम में करणी जी का मंदिर बनवाया। एक इस टाइम में करणी जी का मंदिर और बनवाया तांबोलाई नाडी के पास में। और तांबोलाई नाडी में जिस टाइम में डाकू बहुत ज्यादा थे, पानी रहता था, उस नाडी को गांव का चंदा करके उस नाडी को दफनाई गई पूरी पुणे कि भाई वह डाकू निवास करने लगे, गांव के साथ में अत्याचार करने लगे। जैसे हमारे जानी जात लोगों के साथ में अत्याचार किया, भट्टू जी के साथ में उनका मान लो वध किया। और उस बारे में माँ सती कोयली जी मान लो सती हुई। तो उसके बाद में वो तांबोलाई नाडी है वो दफना गई, वो पूरी रेत से दफना करके पूरी वो समतल बनाई गई। उसके पास में करणी जी का मंदिर बना हुआ है प्राचीन काल का, जिस टाइम में एक ओसिया का महाजन जाति का शेठ सीताराम जी कालानी थे, वो उनकी पूजा वगैरह करवाते थे। और गांव में मंदिर था, उसकी गांव के लोग पूजा करते थे। अच्छा, चलो अपन बात भी की और पूरी हरलया गांव की। अब जैसे जल है तो जीवन है, हाँ। उस वक्त पानी की यहाँ क्या सुविधा थी उस वक्त ले आज तक यहाँ हरलया में? प्राचीन काल में तो केवल एक कुआं खोदा हुआ था। अच्छा, उस कुएं से ही करते थे और 4-6 महीना वर्षा की टाइम में नाड़ियों से पानी तलाई से पीते थे। और उसके बाद में सर्वप्रथम में कांग्रेस गवर्नमेंट बनी राजस्थान के अंदर, मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जी थे। जिस टाइम में जलदाय विभाग के और झुंझारू नेता थे तो परशुराम जी मदेरणा और राम सिंह जी बिश्नोई थे। उनकी नेतृत्व में हरलया में एक ट्यूबवेल सर्वप्रथम में स्वीकृत की गई, जो वो ट्यूबवेल आज रेलवे स्टेशन के पास में खुदी हुई है। और उसका पानी हरलई गांव के अंदर पूरे क्षेत्र में और पड़ोस के गांव में भी उसका पानी सप्लाई होता था। केवल एकमात्र ट्यूबवेल थी जो उस टाइम में उस परशुराम जी ने और हमारे उस मांग में करने वाले हरुराम जी चौधरी थे विष्णुई जानी, और धूड़ाराम जी मेघवाल थे, जुगताराम जी चौधरी थे। उन लोगों की पुकार सुनने के बाद में वो कई दफे जयपुर यहाँ से पैदल ही चले गए थे, साधन नहीं था तो कभी पैदल कभी रेल में चलते चलते वो पुकार लेके गए। और उनकी पुकार राम सिंह जी विष्णु साहब ने और परशुराम जी मदेरणा साहब ने सुन के और भाटी साहब नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में ये ट्यूबवेल सर्वप्रथम खुदी। ठीक है भिखाराम जी, अब आपसे ये मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, वर्तमान में यहाँ कौन कौन सी जातियाँ रहती हैं, और वर्तमान में जातियाँ रहती हैं तो आपस में प्रेम भाव और सामंजस्य कैसा के है यहाँ का थोड़ा संक्षेप में बता देना। वर्तमान में यहाँ जातियाँ विष्णु जाति के लोग निवास करते हैं, चारण जाति के लोग निवास करते हैं, जाट जाति के लोग निवास करते हैं, सुतार जाति के लोग निवास करते हैं, लोहार जाति के लोग निवास करते हैं, नाई जाति के लोग निवास करते हैं, मेघवाल जाति के लोग निवास करते हैं, हरिजन जाति के लोग निवास करते हैं,
और अपने यहाँ अच्छा मेल जोल है, सभी जातियों का भाईचारा बहुत ही अच्छा है। मुसलमान समुदाय के लोग भी रहते हैं, उनका भी भाईचारा अच्छा है। वो हिंदुओं का त्योहार मनाते हैं, हिंदुओं के साथ में अच्छा भाव रखते हैं। उठ बैठ है जो मान लो हिंदुओं के रीति रिवाज से ही करते आ रहे हैं और अभी भी वर्तमान में वहाँ करें, चलो जो ठीक वो है। अपनी अच्छी भाईचारा बढ़ा रहे। भिखाराम जी, आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई। साथियों, वीडियो आगे शेयर कर जो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर जो। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान।